मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज एक खास मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की बारीकियों को। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति उठापटक चल रही है और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है महाराष्ट्र में, और उनको डिप्टी सीएम के पद से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने पार्टी हाईकमान की बात को सर आंखों पर रखते हुए उस पद को भी स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर भाजपा के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में नई सत्ता कायम कर ली है और सीएम पद का पदभार जो है वो भी संभाल लिया है। आज मेरे साथ इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है शाहजेब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सारे मुद्दों पर मैं उनसे सवाल लेने की कोशिश करूंगा और तमाम बारीकी जो है महाराष्ट्र में इस वक्त जो चल रही है उसको पूरी तरीके से आपके सामने खोल कर रखने की कोशिश करता हूं मैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से किनारा किया गया है, उनको भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद उनको डिप्टी सीएम पद पर बिठाया गया, तो आपको क्या लगता है कि उनको एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं नीचे करने का जो एक मन है वो बना लिया, या कोई मजबूरी रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है वहां पर अबरार, तो वहां पर क्या है कि देवेंद्र फडणवीस एक कद्दावर नेता है और उसके नाते वहां पर उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया गया। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि भाजपा उन्हें नीचा साबित करना चाह रही है या उन्हें नीचे भेजने का उनका। देखिए, क्योंकि अगर कुछ राजनीति में, क्योंकि 45 मिनट का फोन कॉल अमित शाह से, और अमित शाह का कॉल का मतलब कमिटमेंट, जरूर अमित शाह ने कुछ कमिटमेंट किया है देवेंद्र फडणवीस को, या तो केंद्र की राजनीति में कोई ऊंचा पद देने का 2024 में, या तो फिर आगे चल करके उनके साथ कुछ भी राज्य में ही उन्हें कुछ अच्छा पद देने का, या मुख्यमंत्री दोबारा से एकनाथ शिंदे को हटा करके। लेकिन एक बार भाजपा वहां महाराष्ट्र में अच्छे तरीके से काबिज होना चाहती है कि महाराष्ट्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ हो जाए कि बिना गठबंधन के वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार लेकर के आए। तो देवेंद्र फडणवीस को वहां पर नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ कमिटमेंट हुआ है, जिस कारण देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार लिया डिप्टी सीएम के पद को। क्योंकि देखिए, एक तरीके से रिजिड है कि मुंह के पास लड्डू ला करके छीन लेना, ये बहुत बड़ी बात है, और देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया, ये भी एक बड़ी बात है। तो मान लिया, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति है, और कहीं भाजपा क्योंकि 2024 देख रही है, आगे का लोकसभा चुनाव देख रही है, और लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को एक ऊपर मतलब एक अच्छा और केंद्र का मजबूत चेहरा लेकर के भाजपा आ सकती है। तो यही कारण है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद देकर के अभी फिलहाल कुछ नीचा कर दिया गया। देखिए, जहां तक बात की जाए देवेंद्र फडणवीस की, आपने जवाब दिया उस बारे में उनके डिप्टी सीएम पद को लेकर के। साथ ही मेरा एक प्रश्न ये रहेगा कि डिप्टी सीएम का पद तो उन्होंने संभाल लिया, लेकिन अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो एक विलंब किया जा रहा है और लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है जो एक तरीके से सियासी बवाल जो है वो एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस यानी कि भाजपा गुट जो है उनके बीच क्या कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो अपने सही समय पर नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, उन्होंने तो मान लिया है, लेकिन जो बागी विधायक, देखिए, क्योंकि शरद पवार ने पहले ही इस बात की पेशन गोई कर दी थी कि अब जो 6 महीने के बाद, अब जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू होगा, वहां पर उन लोग का फूट खुल करके सामने आएगा और ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए फूट तो नजर आ रहा है, जिस तरीके से सियासी घमासान महाराष्ट्र में हो रहा है, तो इससे साफ नजर आ रहा है कि शरद पवार ने जो पेशन गोई की है वो कहीं ना कहीं सच होते दिख रही है। क्योंकि बागी विधायक जो गए हैं उन्हें जरूर किसी ना किसी चीज के लिए कमिटमेंट किया, क्योंकि अमित शाह ने कमिटमेंट किया था कि सरकार हम बनाएंगे और आप अयोग्य साबित नहीं होंगे। उस वादे को अमित शाह ने पूरा किया, लेकिन अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वहां पर कहीं ना कहीं भाजपा और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों के बीच में। तो अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो सरकार गिर सकती है और शरद पवार की जो भविष्यवाणी वो सच भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने एक याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, उन्होंने कहा है कि 14 ऐसे विधायक हैं जिनको अयोग्य करार दे दिया जाना चाहिए। तो क्या इस डर से जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार
नहीं करी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है, उनके साथ जो बागी विधायक हैं उनमें से कुछ विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाता है, तो क्या अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए और कुछ ऐसे विधायक हों जिनके पास मंत्री पद चला जाए और फिर उसके बाद उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या इस डर से कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है रणनीति के तहत इस मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं कर रहे हैं? देखिए, रणनीति की जहां तक बात है कि उनकी मंत्री अगर अयोग्य साबित हो जाते हैं और मंत्री पद चला जाए, तो मंत्री पद जाने से सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अबरार, क्योंकि उनका अयोग्य साबित हो जाएंगे और 14 अगर अयोग्य साबित होंगे तो बाकी जो है वो बचेंगे, उनके बीच मंत्रिमंडल को बांटा जाएगा तो वो रसगुल्ला खा लेंगे। क्योंकि देखिए, राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा ये इसका कोई पता नहीं होता, और राजनीति में लोग पहले अपना फायदा देखते हैं। ऐसा नहीं है कि 14 आयोग हो जाएंगे तो जितने भी बागी हैं सब फिर वापस से उद्धव ठाकरे के पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मंत्री पद अच्छा से अच्छा उनको देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में मिलता है तो कहीं ना कहीं वो रह जाएंगे, और इस बात को बाखूबी देवेंद्र फडणवीस भी समझ रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, विस्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसलिए अभी क्योंकि दोनों के बीच में अभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। शरद पवार की पेशन गोई कहीं ना कहीं सही नजर आती है, क्योंकि आप तथ्यों को देखिए ना कि इतना दिन क्यों लटकाया जा रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार करने के। सरकार अब बन गई, जल्दी से मंत्रिमंडल का विस्तार करे, और अमित शाह ने वादा किया है कि अयोग्य नहीं साबित होने देंगे, तो इसका मतलब आप पार्टी के आला कमान जो है आप पे उन पे भरोसा नहीं है आपको, है ना, यानी आला कमान पे आपको भरोसा नहीं है, तब आप तो आला कमान पे तो उन्हें भरोसा है, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस वो तो कहते हैं। अगर मैं बात करूं देवेंद्र फडणवीस की, तो उनकी जो भूमिका रही है सरकार को गिराने में और नई सरकार बनाने में, उसको लेकर के लगातार उनकी पत्नी अमृता फडणवीस जो है वो ट्वीट करती रही, और उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि मेरे पति जो है देवेंद्र फडणवीस वो रात के अंधेरे में जाकर के एकनाथ शिंदे से मुलाकात किया करते थे, और कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके मन में जो दर्द था कि एक देवेंद्र फडणवीस ने इतनी मेहनत की है सरकार को बनाने के लिए, और फिर उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम मिला, फल स्वरूप जो उनको दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि लगातार संजय राउत के द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के निशाना साधे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 लोग मिलकर के महाराष्ट्र की सत्ता को चला रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, कैबिनेट नहीं होती है, तो फिर किस चीज को लेकर के आप बैठक करेंगे और जनता के लिए आप कौन से हित में फैसले ले पाएंगे जब आपके पास मंत्रिमंडल नहीं। मैं पहला प्रश्न का जवाब चाहूंगा कि अमृता फडणवीस के इस ट्वीट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि रात के अंधेरे में मिलते हैं, क्योंकि भाजपा जो है महाराष्ट्र में मिशन कमल के यानी कमल महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए काम कर रही थी, और देवेंद्र फडणवीस को एक मतलब जो है ताकतवर चेहरा समझ करके, और जो हुआ बाखूबी एकनाथ शिंदे के साथ मिल करके उन्होंने साजिश रच के उद्धव ठाकरे की सरकार को उथल पुथल, एक तरीके से कहते हैं चिथड़े उड़ा दिए उद्धव ठाकरे की। लेकिन उसके बाद अगर डिप्टी सीएम का पद मिला है देवेंद्र फडणवीस को, तो ये एक काफी बड़ी एक कुर्बानी दी है। लेकिन ये कुर्बानी देखिए आगे क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। अगर सरकार ये चल जाती है 2024 तक, तो हो सकता है केंद्र में एक बड़ा मंत्री पद उन्हें मिल जाए, ये भी हो सकता है। अभी की बात करूं मैं, तो अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में शिवसेना का जो एक तरीके से राजनीतिक कद है वो महाराष्ट्र की राजनीति में बना रहेगा, या उसमें कोई गिरावट देखने को मिलेगी? क्योंकि शिवसेना के जो तमाम लीडर हैं, चाहे वो पूर्व विधायक की बात कर लें या अभी जो पार्षद, वो लगातार उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ करके कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। इस बात का मैं जवाब देता हूँ अबरार। देखिए, क्योंकि जिस समय शिवसेना की सरकार आई थी उस समय वो भाजपा के साथ गठबंधन में थी, 2019 की बात कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने एक ऐसा गेम रचा कि भाजपा के जबड़े में हाथ डाल करके सत्ता खींच ली, और उन्होंने शिवसेना के साथ गठबंधन करके कांग्रेस का गठबंधन को मिला करके वहां सरकार बना ली। तो सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद जो लोगों ने भाजपा कह करके और जो भाजपा के हिंदुत्व पे वोट दिया था, वो वोट, क्योंकि कांग्रेस का इमेज हिंदुत्व वाला नहीं है, उनका लिबरल इमेज है, और जो हिंदुत्व कह करके शिवसेना जानी जाती थी और
और जो हिंदुत्व के लिए वोट दिया था, तो जनता इस बात को समझ गई कि ये हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप शिवसेना का कद और महाराष्ट्र की राजनीति मेरा में आखिरी गिरेगा। प्रश्न रहेगा आपसे कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, उद्धव ठाकरे ने याचिका डाली है जी। और उस याचिका से बढ़कर के अगर मैं बात करूं तो अभी जो एक सिंबल और पार्टी दफ्तर को लेकर के एकनाथ शिंदे की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी पर हमारा कब्जा होना चाहिए, क्योंकि तादाद के लिहाज से अगर बात की जाए तो ज्यादा विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तादाद के हिसाब से ये तय नहीं होता है कि पार्टी किसकी है, और पार्टी तब तो कोई भी बड़ी पार्टी जाएगी उसके एक दो विधायक को शामिल कर लेगी। जैसे कि मान करके चलिए यूपी की बात करें, ओपी राजभर की पार्टी है, तो ओपी राजभर के 2-3 विधायकों को शामिल करके उनकी पार्टी का संचालन तो उनसे नहीं छीना जा सकता। तो तादाद की बात नहीं है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की विरासत है शिवसेना, और विरासत को छीनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और संविधान भी, क्योंकि देखिए अगर ये चलन चल गया कि है ना उनके विधायकों को बागी करके उनके पार्टी को छीन करके सरकार बन जाती है। इसी बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि जब बहस चल रही थी बीते दिनों, जब सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, तो कपिल सिब्बल के द्वारा इसी उदाहरण को रखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की व्यवस्था जो है वो बनी रही तो फिर आने वाले समय में जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने बेहतरीन तरीके से तमाम सवालों का जवाब दिया है, और अभी के लिए इतना काफी है। जो सारी खबर है लगातार हम महाराष्ट्र की राजनीति के आप तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।